प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं भक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेन जीर्णनेत्तिष्ठम् देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। इसकी भी गाथा बोलेंगे। छतप पंच अथी सत्वितच्चाणिनव पयत्थाय भंगुपाय धुवत्ता नित्तिष्ठा जेण सोजिनो जयऊ। लघु द्रव्य संग्रह आचार्य श्री निमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित। इसकी 25 गाथाओं का गाथा और गाथा का सामान्य अर्थ हमने 3-4 दिन में देखा है। और कल हम देख रहे थे कि ये द्रव्य संग्रह, लघु द्रव्य संग्रह और बृहद द्रव्य संग्रह, इनकी तुलना हम कर रहे थे कि किन गाथाओं में समानता है और कौन सी गाथाएं हैं जो अलग है। तो कल अपन ने 15 गाथा तक, कितने गाथा तक कर लिया था कल? 15 की थी। 15 की थी ना। तो ये 15वीं गाथा थोड़ा कल जल्दी जल्दी भी किया था, एक बार आज फिर से मिला लेते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ तर्क देना हो, ये मैंने सोचा है अपने हिसाब से, हो सकता है आपने कुछ किसी अपेक्षा से सोचा हो, तो आप अपने तर्क भी इसमें बता सकते हैं। कल थोड़ा अपन ने फास्ट लिया था, आज अपन वापस से देख लेते हैं। पहली गाथा तो मंगलाचरण की है, तो मंगलाचरण के समान ही पहली गाथा से पहली गाथा उसको हमने समान कहा था। फिर दूसरी गाथा जो है उसमें जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य और फिर काल के अतिरिक्त 5 द्रव्य बहुप्रदेशी होने से अस्तिकाय है। तो इसमें हमने ली थी 15वीं गाथा, 23वीं और 24वीं। कौन से? मैंने बृहद द्रव्य संग्रह की। तो 15वीं गाथा में क्या है? बृहद द्रव्य संग्रह की 15वीं गाथा देखिए। अज्जीवो पुण्यो है ना, अज्जीवो पुण्यो। तो उसमें भी पुद्गल, धर्म, आकाश, काल, ये सब द्रव्यों के नाम आए। जीव का नहीं आया, लेकिन बाकी द्रव्यों के नाम आए, तो इसलिए अपन 15वीं गाथा से इसको मिला सकते हैं। फिर 23वीं और 24वीं गाथा क्यों लिया? क्योंकि वहां पर ये अस्तिकाय की बात आई है, यहाँ पर भी अस्तिकाय की बात आई है। काल जो है प्रदेश, काल को छोड़कर बाकी सब बहुप्रदेशी द्रव्य हैं, ऐसी चर्चा इसमें आई है। तो जो 23वीं और 24वीं गाथा है उनमें भी एवं छब्बे मिदम जीवा जीवत्व भेद दो दव्वम उत्तम काल विजुत्तम नायव्वा पंचत्थिकायादु, ये तो सिमिलर सी ही है बिल्कुल। और 24वीं गाथा में भी ये अस्तिकाय की बात है और यहाँ पर भी अस्तिकाय की बात है, इसलिए 15वीं, 23वीं और 24वीं ये 2 नंबर की गाथा से अपन ने इसको मिलाया है।
किसी को कुछ इसमें अलग अपेक्षा अपनी बतानी हो या कोई सहमत नहीं हो तो आप हाथ खड़ा करें। कुछ बताने के लिए हाथ नहीं खड़ा करें, अभी अभी मैं पूछ नहीं रही हूँ। अगर आप इससे असहमत हैं या कोई और आप इसमें अपना व्यू बताना चाहते हैं तो बताइए, बोलिए प्रमिला जी। 7 तत्वों वाली आसव बंधन ले सकते हैं 28 नंबर। 7 तत्व वाली आसव बंधन संवर्ण निर्जरा 28 नंबर। वो किस में ले सकते हैं? 2 नंबर में? 1 नंबर, 2 नंबर में नहीं, 1 नंबर में मैं बोल रही। 1 नंबर में तो फिर 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, सबका ही वर्णन है ना। हाँ तो हाँ अकेले 7 तत्व वाली कैसे लेंगे? फिर अपन वो सारी गाथाएं लें फिर तो 7 तत्व वाली भी जिसमें 5-6 द्रव्यों का हाँ, वर्णन ऐसे इसमें है। ले सकते हैं ना। हाँ, वो तो फिर पूरा, मतलब इसमें तो फिर क्या है, पहली गाथा में तो पूरा ही द्रव्य संग्रह गर्भित हो जाएगा, क्योंकि 6 द्रव्य, 5 अच्छा ठीक अस्थिकाय, है, 9 पदार्थ, ठीक। 7 तत्व का पूरा वर्णन है ना। तो वो पूरा ही एक तरह से पहली गाथा में गर्भित हो जाएगा। अब है यहाँ लघु द्रव्य संग्रह की तीसरी गाथा। जीव अजीव, मैं अर्थ पढ़ रही हूँ केवल ताकि अपने को भाव ख्याल में आता जाए। जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निजरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं और ये 7 तत्व पुण्य और पाप सहित 9 पदार्थ हैं। ऐसी कौन सी गाथा है बृहद द्रव्य संग्रह में? तो वो 28वीं गाथा, ठीक है ना। वो सीधी सीधी 28वीं गाथा बृहद द्रव्य संग्रह में। जिन लोगों ने बृहद द्रव्य संग्रह नहीं भी पढ़ा है और अगर पुस्तक है तो पीछे खोल के अभी इसके आगे मार्क कर ले नंबर, और फिर पुस्तक खोल के उस गाथा से उसको मिला सकते हैं कि बराबर वही विषय उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस तरह का। तो ये 28वीं गाथा यहाँ पर 7 तत्वों के स्वरूप के संबंध में दी है। जीव अजीव को छोड़ा है लेकिन नीचे दिया है जीव अजीव विशेषा, इसलिए वो 7 तत्व इसमें गर्भित हो जाते हैं। फिर है चौथी गाथा, जीवो होई अमूर्तो, यानी जीव अमूर्तिक है, स्वदेह प्रमाण है, सचेतन है, कर्ता भोक्ता है, संसारी, सिद्ध, इस तरह से अनेक प्रकार का है। तो ये अपन ने देख लिया था। जो बृहद द्रव्य संग्रह में दूसरी गाथा है, जीवो भोग महो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धोसो विश्व छोड़ गई, वो उसके समान है। कोई जरूरी नहीं एक एक शब्द वैसा का वैसा मिले, पर काफी कुछ अगर भाव उसका मिल रहा है तो उसको अपन उसके समान कहते हैं। इसमें जैसे उपयोग नहीं आया, तो ये जो राकेश जी भाई साहब का चला था ना इसके ऊपर में, तो उन्होंने बोला था कि सचेतन को उपयोग में ले सकते हैं। हाँ, तो वो उसी को लिया है, सचेतन कह के ही उपयोग में लिया है, उपयोग शब्द में गर्भित किया है। सचेतन का मतलब वही है ज्ञान दर्शन स्वरूप। उपयोग का मतलब ही है चैतन्य के अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। तो उपयोग और चैतन्य एक तरह से पर्यायवाची शब्द है। अब है 5वीं गाथा, अरसवरहुगम अगंधम, यानी जीव रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, अव्यक्त, शब्द रहित, लिंग द्वारा जिसका ग्रहण न हो सके ऐसा, और जिसका संस्थान निर्दिष्ट नहीं है ऐसा, और चेतना गुण युक्त जानना। तो इसको कल अपन ने देखा था। जो 7वीं गाथा है बृहद द्रव्य संग्रह की, वर्ण रस गंध फासा, है ना। जो 7वीं गाथा है, वर्ण रस पंच गंधा दो फासा, अट्ठ निश्चया जीवे, नो संति अमुत्ति तदो। तो उसी तरह का भाव इसमें गर्भित होता है। बोलो प्रीति। हाँ भाभी, इसमें ये चेतना गुण युक्त है, वो तीसरा ले सकते हैं तिक्काले वाली, निश्चय न दो दू चेतना जस, तो वो चेतना गुण युक्त हो गया। हाँ, वो तो फिर मैंने कल भी कहा था, फिर वो तीसरी गाथा से 14वीं गाथा तक पूरा, इस जो चौथी गाथा है ना ये वाली लघु द्रव्य संग्रह की चौथी गाथा में बृहद द्रव्य संग्रह की दूसरी गाथा एक देखनी हो तो, और डिटेल में चौथी में, पांचवी में कह रही हूँ। 5वीं में चेतना गुण युक्त जानना, तो इसमें वो चेतना वाला आ जाएगा ना, निश्चय न दो दू। चेतना गुण युक्त के लिए वो तीसरी गाथा, ठीक है। और फिर आगे के लिए भी जो है ना, करता है, भोगता है, उन सब में भी ठीक है। इसमें मतलब अपन 7वीं गाथा और तीसरी गाथा ऐसा ले सकते हैं चेतना गुण के संबंध में। बाकी कर्ता भोक्ता तो इसमें बनेगा नहीं, 7वीं 8वीं गाथा जो है।
वो तो नहीं बनेगी। सातवीं गाथा और तीसरी गाथा किस में ली है? सातवीं और तीसरी जो लघु द्रव्य संग्रह की पांचवी है उसमें, ठीक है। चौथी गाथा में कर्ता, भोक्ता और सदैव परिमाणों में 8, 9, 10 नंबर की गाथा जाएगी। हाँ, वो तो फिर वही मैं उस समय कह रही थी अभी कि तीसरी गाथा से 14वीं गाथा तक सारी उसमें गर्भित हो जाएंगी। ये जो जीवो हुई अमुत्तो वाली चौथी गाथा है लघु द्रव्य संग्रह की, उसमें एक गाथा कहें तो दूसरी गाथा, और फिर अलग अलग विषय देखें, क्योंकि वो जो दूसरी गाथा कही है बृहद द्रव्य संग्रह की, उस दूसरी गाथा का ही डिटेलिंग तीसरी से लेके 14वीं गाथा तक है। बृहद द्रव्य संग्रह की दूसरी गाथा कही, वो तो सूचना वाली गाथा है, जीव के 9 अधिकार उसमें बताए हैं, फिर उनका ही विस्तृत वर्णन वो तीसरी गाथा से लेके 14वीं गाथा तक है। तो यहाँ पर ने इसको दूसरी गाथा से मिलाया है, तो एक गाथा गए तो दूसरी गाथा के समान है, और नहीं तो फिर 2 से लेके 14 गाथा तक का वर्णन इसमें शामिल है पूरा। आगे छठी गाथा। छठी गाथा में है कि जिसमें वर्ण, रस, गंध और स्पर्श विद्यमान है, वह मूर्तिक, पुद्गल, काय, पृथ्वी आदि 6 प्रकार की श्री जिनेन्द्र देव ने कही है। मतलब पुद्गल का वर्णन है। तो पुद्गल का वर्णन बृहद द्रव्य संग्रह की कौन सी गाथा में है? तो वो आती है 15वीं और 16वीं गाथा है, लेकिन इन दोनों में से भी इसमें अपन ने 15वीं गाथा ली है मुख्य रूप से, क्योंकि मूर्त पुद्गल द्रव्य रूपादि गुणों का धारक जो है ना, रूपादि गुणों अमुत्ति से साधु, वो 15वीं गाथा में आया है। फिर 16वीं गाथा में सद्दो, वंदो, सोमो, थूलो ये वर्णन आया है। तो इसलिए 15वीं गाथा छठी गाथा के समान। किसकी 15वीं गाथा? बृहद द्रव्य संग्रह की 15वीं गाथा, लघु द्रव्य संग्रह की छठी गाथा, बृहद द्रव्य संग्रह की 16वीं गाथा और लघु द्रव्य संग्रह की 7वीं गाथा। ठीक है। बोलो प्रीति। ये भाभी मतलब इसमें जैसे टाइप है पृथ्वी आदि 6 प्रकार, तो ये 15वीं में तो नहीं है ऐसे टाइप पुद्गल के? 15वीं में नहीं है, लेकिन अब बस वो थोड़ा बहुत मिल रहा है इसलिए मिलाया है। अच्छा, नहीं तो 15वीं 16वीं दोनों कह सकते हैं उसमें। 16वीं में तो टाइप्स हैं जैसे। हाँ, तो 15वीं 16वीं दोनों कह सकते हैं छठी गाथा में, और एक एक मिलाना हो तो 15वीं उसमें 16वीं उसमें। नहीं तो छठी गाथा में 15वीं और 16वीं दोनों भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरा पूरा वैसा विषय तो मिल नहीं रहा एकदम से। तो बस थोड़ा बहुत कुछ विषय आया तो अपन उसके समान उसको देख रहे हैं, भी कुछ इसमें विषय वैसा है। आगे 8वीं गाथा तो सरल है। 8वीं गाथा है वो धर्म द्रव्य का स्वरूप 17वीं गाथा के समान है। 9वीं गाथा है वो 18वीं गाथा के समान अधर्म द्रव्य का स्वरूप, और 10वीं गाथा में आकाश द्रव्य का स्वरूप है 19 और 20 गाथा के समान। बोली भारती आंटी। आपने 7वीं गाथा का नहीं बताया, उसमें 16 नंबर की गाथा आएगी क्या? 7वीं लघु हाँ, द्रव्य संग्रह की बता दिया था 16वीं। नहीं, और 7वीं में 16वीं और छठी में 15वीं है, और 16वीं भी ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। 15वीं 16वीं दोनों छठी में ले सकते हैं, और 7वीं में अकेला 16वीं। ठीक। बोली बेटी। 7वीं में 11 नंबर वाली नहीं होगी क्या? नहीं, पुडविजल 11वीं जो गाथा है ना अपने बृहद द्रव्य संग्रह में, वहां जीव के भेद बताए हैं, संसारी जीवों के भेद बताए हैं। और यहाँ जो ये 7वीं गाथा है इसमें पुद्गल के भेद बताए हैं। शब्द तो वही है, शब्द तो सेम दिखते हैं, लेकिन वहां प्रकरण है जीव के, संसारी जीव का स्वरूप, संसारी जीव के भेद प्रभेद बता रहे हैं। यहाँ पर ये जीव के लिए पृथ्वी जल छाया नहीं बता रहे हैं, यहाँ पुद्गल के लिए बता रहे हैं, इसलिए वो 11वीं गाथा से नहीं मिलेगी। समझ में आया इनका प्रश्न? क्योंकि वो 11वीं गाथा में भी वही शब्द दिखते हैं ना अपने को बृहद द्रव्य संग्रह की, लेकिन प्रकरण क्या है? वहां जीव के स्वरूप बताने वाला प्रकरण है, यहाँ पुद्गल का स्वरूप चल रहा है। हाँ,
10वीं गाथा है वो आकाश द्रव्य का स्वरूप बताने वाली, और आकाश द्रव्य का स्वरूप बताने वाली यहाँ पर 19वीं और 20वीं। 19वीं गाथा में कह दिया धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये, है ना, तो वो अवकाश दान जोगम यहाँ कह दिया। और फिर लोगागासम अलोगागासम वो 20वीं गाथा में भी कहा था, तो ये 19वीं और 20वीं दोनों इसमें अपन ने आकाश द्रव्य के वर्णन में देख ली। अब 11वीं गाथा लघु द्रव्य संग्रह की 11वीं गाथा, इसमें काल द्रव्य का वर्णन है, और 12वीं गाथा में भी काल द्रव्य का वर्णन है, और बृहद द्रव्य संग्रह की है 21वीं गाथा। 21वीं गाथा और 22वीं गाथा। देखो 22वीं क्यों लिए, उसमें भी एक एक काणु लोगायास प्रदेश ऐसा लिखा है ना, और 22वीं गाथा में भी लोयायास प्रदेश एक एक के जेठिया एक एक का, इसलिए 11वीं गाथा में लघु द्रव्य संग्रह की 11वीं गाथा में बृहद द्रव्य संग्रह की 21वीं और 22वीं दोनों का विषय आया। और जो लघु द्रव्य संग्रह की 12वीं गाथा है उसमें 22वीं तो सेम है ही, लोयायास प्रदेश से वो सेम गाथा है ही। ठीक है, किसी को भी आप लोगों को कुछ वो लगता हो असहमति तो बताइएगा, फिर अपन विचार करेंगे। आगे 13वीं गाथा, यहाँ जीव के प्रदेशों, जीव ने द्रव्य के प्रदेशों की बात की है कि किस द्रव्य में कितने प्रदेश हैं, तो ये स्पष्ट रूप से अपनी बृहद द्रव्य संग्रह की 25वीं गाथा है, उसमें भी प्रदेशों की संख्या बताई है, ये सेम 25वीं गाथा के समान है। फिर 14वीं गाथा जावदियम आयासम, सेम गाथा है, 27वीं गाथा बृहद द्रव्य संग्रह में सेम गाथा है। इसके बाद में 15वीं गाथा जीवो नानी, यानी जीव ज्ञानी है, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल अजीब है ऐसा जिनेन्द्र ने कहा है, और जो ऐसा नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। इसको 23वीं गाथा के समान देख रहे हैं कि जीव और अजीव के भेद वहां दिए हैं, यहाँ पे भी जीव और अजीव ये दो भेद दिए हैं द्रव्यों के। जीव है, जीव ज्ञानी है, और इसके अलावा पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल वो क्या है, अजीव है। तो जीव अजीव ऐसे दो भेद दिए, बाकी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की बात वो विशेष इसमें है। तो ऐसे जीव और अजीव दो भेद, एवं छभ्येयमिदं जीवा जीवप्प भेद दो दव्वम उत्तम काल विजुत्तम नायवा पंचत्थी कायादु, ये दो भेद किए हैं 23वीं गाथा में, इसलिए इसको मैंने 23वीं में रखा है। अभी आप लोगों को कुछ इसके संबंध में कल मुझे ऐसा लग रहा था असहमति लग रही है, तो आप लोग बताएं आप लोगों ने किस गाथा में इसको रखा है। सही है सबका? बोलो प्रीति। अजीवो पुण्यो वाला नहीं बनेगा? अजीवो पुण्यो, उसमें केवल अजीव की बात आ गई, वो गे है। 15वीं गाथा है ना अजीवो पुण्यो। हाँ, मतलब अजीव के 5 भेद जो हैं वो इसमें भी बताए ना, पुग्गल धम्मो अधम आयासम। हाँ आ सकती है, लेकिन इस गाथा का मूल जो प्रतिपाद्य है ना वो दो भेद करके बताना है, एक जीव है बाकी सब अजीव है, मतलब मूल प्रतिपाद्य ये है। वैसे अपन देखें तो ले सकते हैं 15वीं गाथा को भी, क्योंकि वो पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल वो अजीव है ऐसा कहा है, लेकिन वो जीव अलग है और बाकी 5 अलग है, ऐसा भेद विज्ञान कराना इस गाथा का मूल प्रयोजन है। और जो 23वीं गाथा है उसमें भी ऐसा भेद बताया, भी जीव और अजीव ऐसे दो भेद द्रव्यों में कहे गए हैं। रख सकते हैं एक, मतलब वो भी मिल सकता है, 15वीं गाथा भी लिख सकते हैं, पर ज्यादा अप्रोप्रिएट 23वीं लगती है। विनीता आंटी आप कुछ कह रहे थे? हो गया? ठीक। अब है 16वीं गाथा। 16वीं गाथा से ये 15वीं गाथा से प्रकरण चालू हो गया था तत्वों का। बोलिए भारती आंटी। नहीं, मैं 16वीं गाथा का किससे मैच करता है वो बताना चाह रही हूँ। अच्छा चलिए बोलिए। तो मैं गाथा 30 और 31 लिखी हूँ, मिच्छता विरोधी प्रमाद और नाना वर्णाधीनम जोगम, ये दोनों मैं लिखी हूँ। 30 और 31 ठीक है। हाँ। भारती आंटी ने 30 और 31 लिखी है। विनीता आंटी आप बोलिए। दीदी 30, 31, 32, 33 4 बनेगी, क्योंकि इसमें आश्रव भी और बंध भी है,
ऊपरली लाइन में 2 है आश्रव में और नीचे की 2 बंद में है, तो 4 गाथा बन जाएंगी। ठीक है, बढ़िया। बोलो प्रीति। हाँ वही मैं कह रही थी, आश्रव और बंद दोनों की आ जाएंगी। दोनों की आ जाएंगी, तो अपन 29 से ही पकड़ लो। 29वीं भी एक गाथा बचेगी ना। 29वीं गाथा का विषय देखो, ये 28वीं तो नाम वाली है, फिर 29वीं भी तो है, 28वीं तो खैर वैसे ही है। 29वें से तो है आश्रव का वर्णन। 29 को क्यों छोड़ा आप लोगों ने? 30 से नहीं, 29 से आएगी, है ना। इसमें आश्रव और बंध 2 तत्वों का वर्णन है 16 नंबर की गाथा में। लघु द्रव्य संग्रह की 16 नंबर की गाथा में 2 तत्वों का वर्णन है, आश्रव और बंध। तो 29, 30, 31, 32, 33 यहाँ तक का पूरा आएगा। इसमें 5 गाथाएं आएंगी। बोलिए तो भाई। उसमें 29 वाले में भाव आश्रव और उसका है ना, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा था। भाव आश्रव का है, लेकिन वो अब यहाँ अलग से तो दिया नहीं, फिर उसको कहाँ छोड़ेंगे अपन? भाई है तो वर्णन आश्रव का ही ना, तो उसको कहाँ छोड़ेंगे? क्योंकि आगे तो अब वो संवर का वर्णन चालू हो गया, संवर निर्णय अगली गाथा में, तो इसलिए उसको भी लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो ये इसमें आश्रव और बंध 2, क्योंकि तो शॉर्ट में कहा है इसलिए शॉर्ट में बताया। वहां पे भेद कर करके भाव आश्रव, द्रव्याश्रव, उसके भेद, बंध के भी भेद, प्रकृति, पैडी, ठिधि, अनुभाग, ऐसे करके सब भेद प्रभेद भी बताए हैं वहां। तो 5 गाथाएं इस एक गाथा में, 16वीं गाथा। यानी अब आप देखो, इसकी अपन डिटेल करते 16वीं गाथा की, तो 5 गाथाएं जितना डिटेलिंग, और फिर 5 गाथाओं में अपन ने जितनी डिटेल की है, अब उसको समराइज किया है तो 5 गाथाओं को एक गाथा में शामिल कर दिया। ये कला होती है, शॉर्ट करना और विस्तार करना। ये हम विस्तार करें तो कितना हो सकता है, शॉर्ट करें तो कितना, ये तो कुछ भी नहीं है। ये सारा विस्तार जितने खंडानियों के शास्त्र, धवलादि ग्रंथ, उसमें यही विस्तार है, बंध का और आश्रव का, यही तो विस्तार है सारा। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध का, ये पूरा इसी का तो विस्तार है, और क्या है। तो विस्तार भी बहुत हो सकता है, शॉर्ट में कहो तो शॉर्ट में भी हो सकता है, जिसको जैसे समझ में आ जाए। अब आगे है 17वीं गाथा। हाँ, 17वीं गाथा कौन बता रहे हैं? बोलिए मीनू दीदी। 34, 35, 36। 34, 35, 36। सुनीता आंटी। मैंने भी यही लगा रखा है 34 से। बढ़िया, सब एग्री हैं इनसे? 34, 35 और 36 वो संवर का, और 2 गाथाओं में संवर का है 34 और 35 में, और 36 में निर्जरा का वर्णन है। तो 34, 35 और 36। आगे 18वीं गाथा, मोक्ष तत्व का वर्णन है। निशा आंटी। 37। 37 ठीक है, किसी को असहमति नहीं होगी इसमें, तो मोक्ष का एक ही गाथा है। आगे पुण्य पाप प्रकृतियों का, यानी पुण्य पाप तत्व का वर्णन। बोलिए सरोज भाभी। 38, 38वीं। 38वीं गाथा, ठीक है, वही पुण्य पाप प्रकृतियों का वर्णन उसमें भी है। अब है 20वीं गाथा। अब ये बताना है 20वीं गाथा लघु द्रव्य संग्रह की, वो बृहत द्रव्य संग्रह की किस गाथा से मिलती है? बोलिए प्रमिला जी। भाई साहब का ही सुना था, उन्होंने बताया कि उत्पाद व द्रव्य को अर्थ संज्ञा है, इसलिए वो एवं छब्बेयमिदं वो हो सकती है। एवं छब्बेयमिदं, हाँ। पर वैसे अपन देखें तो वो डायरेक्टली उत्पाद व द्रव्य वाली ऐसे कोई गाथा नहीं, बृहत द्रव्य संग्रह में नहीं है। नहीं। तो एक तरह से अपन उसको खाली छोड़ सकते हैं, डैश भी लगा सकते हैं। नहीं तो एवं छब्बेयमिदं जीवा जीवप भेदो दवम, तो क्योंकि द्रव्य का उपाद, ये जो सत का लक्षण बताया उत्पाद व द्रव्य, वो द्रव्य का लक्षण है, इस अपेक्षा से उसको उस गाथा में उन्होंने लिया। भाई अगर अपने को लेना ही कंपलसरी है तो फिर क्या करें, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नहीं मिल रही है तो नहीं मिल रही है, ऐसा भी अपन छोड़ भी सकते हैं। बोलो प्रीति। जैसे सिद्ध को अपन प्योर जीव मानते हैं तो उसका ले सकते हैं उपाद वही संयुक्ता,
वो वाला उपाद व्यय द्रव्य से युक्त है। 14वीं गाथा जो है, 15वीं 15वीं नहीं 14वीं है, लेकिन वहां केवल वो जीव की सिद्ध दशा की बात है और पर्याय की बात है। यहाँ ये द्रव्य को बता रहे हैं, वस्तु में वो वस्तु की बात बता रहे हैं। सिद्धों में उत्पाद व्यय वाली बात वहां कही है उसमें, लेकिन सिद्ध है वो अकेले जीव की, और फिर जीव की भी पर्याय की बात है। शुरू में तो इसमें जीव का ही बताया है ना, जीव वह का वही रहता है, मनुष्य नष्ट होता है, देव उत्पन्न होता है। अच्छा हाँ, 20वीं गाथा की बात है, मैं 21वीं देख रही हूँ उत्पाद में। हाँ, मनुष्य पर्याय नष्ट होती है, देव पर्याय उत्पन्न होती है, और जीव वही का वही रहता है। तो 14वीं गाथा से इसको मिला सकते हैं। जीव के ही विशेषण चल रहे हो ना 14 तक। ठीक है, 14वीं गाथा ले सकते हैं, जीव के ही चल रहे हैं। थोड़ा मतलब अपन उस रूप में उसको मिल जाएगी वो। विनीता आंटी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए विनीता आंटी। आपसे क्या है, 20 के बजाय 21 ज्यादा मिल रही है उसमें 14 नंबर से। वो मैंने दोनों ना ही फिर टीका उसी पढ़ी, टीका पढ़ी है आपकी टीका, पहले मैंने नहीं पढ़ी थी। टीका में थोड़ा सा वर्णन है इसका, उसमें नहीं है 14वीं ज्यादा। गाथा, 14वीं हाँ गाथा की टीका में ना, हाँ 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 हाँ। वो तो इसीलिए वो, उत्पाद में संयुक्ता सबका अर्थ किया ना, और कुछ नहीं है खास। हाँ उत्पाद में संयुक्ता, तो वो टीका के आधार पे भी और मूल शब्द गाथा के भी हैं, उस आधार पे उसको भी ले सकते हैं 14वीं गाथा। लेकिन बीच में तो नहीं लग रही दीदी, बीच में तो संसारी अवस्था की बात है ना, मनुष्य पर्याय नष्ट होना, देव पर्याय उत्पन्न होना, द्रव बनाकर रहना, ये तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा का मतलब ले लो। संसारी अवस्था की बात है, लेकिन ध्रुवता बता रहे हैं ना, ध्रुवता बता रहे हैं, फिर दोनों में गाथों में ध्रुवता बता रहे हैं। दोनों गाथों में एक ही बात है ना, फिर तो दोनों हाँ में ले लो। हाँ हाँ दोनों में ले लो। नहीं, जो विनीता जी बोल रहे हैं वही मैं भी बोल रही थी कि 20वीं गाथा में तो मनुष्य पर्याय मान लो नष्ट हुए तो देव पर्याय, तो यहाँ पे तो सिद्ध की उत्पाद शब्दों पे नहीं जाए, मनुष्य और देव तो उदाहरण लिए हैं उस गाथा में, वो तो उदाहरण लिए हैं, वहां बताना है वस्तु की ध्रुवता। तो सिद्ध पर्याय में भी सिद्ध पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, लेकिन ध्रुवता बनी रहती है। और यहाँ पर भी, यहाँ उदाहरण संसारी जीव का लिया है, तो उसकी मनुष्य पर्याय नष्ट होती है, देव पर्याय उत्पन्न होती है, लेकिन जीव वो द्रव्य वही का वही बना रहता है। तो बताना वही चाह रहे हैं, उत्पाद व द्रव्य, तो इसलिए अपन ले सकते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह में उत्पाद व्यय का बस इसी एक ही गाथा में जरा सा हाँ, आता है। हाँ मूल गाथा में उसी में है, तो अपन ले सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कोई कारण कि अपन नहीं ले सकते हैं। अच्छा है, बढ़िया। 21वीं गाथा में भी यही हो गया, बोलो प्रीति। हाँ भाभी, 21वीं का जैसे भाव मिला है तो उससे मिल सकता है मग्गन गुण ठाणे है, सब्बे शुद्धाऊ शुद्ध नया, मतलब जीव का है लेकिन हर जगह वो शुद्ध है, और वैसे वो 14 मार्गणा और 14 उस वाला है, व्यवहार न्यासी। देखो नित्यता बता रहे हैं यहाँ पे, इसमें शुद्धता। पर्याय ने और उसका है ना, पर्याय ने और द्रव्य ने, मतलब जो भी है। नए को देख के आप उससे मिला रहे हो, हाँ, वहां पे भी नयों की बात है। उस हिसाब से वो मार्गणा और गुण स्थान वाला है, और शुद्ध न से वो शुद्ध है जीव का, लेकिन इसमें सारे उनका है। हाँ, पर वहां शुद्धता की बात है, यहाँ नित्यता की बात है। पर जो नए दृष्टि है, उस नए दृष्टि को लेना हो तो फिर अपनी जो वो छठी गाथा है उसमें भी नई दृष्टि दी है, लेकिन वहां भेद से रहितता बताई है। वहां पे अर्थ चतुर्णाण दंसन सामंडम जीव लक्षण मणि व्यवहारा शुद्धनया। देखो ये तो क्या दृष्टिकोण है, अपन इस दृष्टि को मुख्य कर रहे हैं तो अपन ले सकते हैं। ऐसा मतलब इसमें कोई वो तो है नहीं। अपन अगर वो नए दृष्टि की, उसमें भी नए अपेक्षा बात की है, इसमें भी नया अपेक्षा बात की है, तो इस दृष्टि को मुख्य करके 13वीं गाथा से इसको मिला सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में तो इसमें विषय है वो उत्पाद व द्रव्य का है,
और 13वीं गाथा में है वो सभी जीव शुद्ध हैं, वहां शुद्धता बताना है। वैसे देखा जाएगा तो विषय नहीं मिल रहा है, विषय नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां जीवों में शुद्धता समानता बताना वो उद्देश्य है। यहाँ द्रव्यों में उत्पाद व्यय के साथ में ध्रुवता बताना वो उद्देश्य है। इसलिए पर हम अपेक्षा लिख के फिर कि इस अपेक्षा से हम मिला रहे, नए नए दृष्टि दोनों में है, तो अपन कदाचित उसको मान सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है? और कोई आप अपने व्यूज बताएं। ज्यादा ऐसा नहीं है मैंने जो कह दिया उसी पे आपको हाँ करनी है, अपने दिमाग से। ये अपन चर्चा कर रहे हैं, ये अपन विचार कर रहे हैं। मैंने भी राकेश जी भाई साहब का थोड़ा बहुत ही सुना था मैंने, लेकिन अपन अपने उससे ही अपन ने निकाला है विचार करके कहाँ क्या मिल रहा है। बोली मीनू दी। 13वें में तो गुण स्थान की अपेक्षा से करिए ना बात। नहीं, वो तो गुणस्थान और मार्गना स्थान वो पर्याय दृष्टि से है। हाँ, ये मरगण वो पर्याय दृष्टि से जीव गुणस्थान और मार्गना वाला है, और द्रव्य दृष्टि से जीव शुद्ध है। तो वो गुणस्थान ऐसे अपन जाए ना, देखो उसकी उधेड़े उसको, तो गुणस्थान और मार्गनास्थान पर्याय दृष्टि से है, तो वो तो उत्पाद व्यय वाले जाए तो वो उधर चला जाएगा। इसलिए मैं बोल मतलब सर्वथा निषेध भी नहीं है। गुणस्थान और मार्गनास्थान क्या है? वो तो उत्पाद व्यय रूप है, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। लेकिन द्रव्य दृष्टि से वो सव्य शुद्धा है, वो जो शुद्ध रहता है वो शुद्धता तो नित्य बनी हुई है। हाँ, वो शुद्धता नित्य तो इस हिसाब से जा सकता है, मतलब जा अच्छा सोचा है, जा भी सकता है। लेकिन स्थूल दृष्टि से देखे तो एकदम से नहीं लगता है, और बारीकी में जाए तो जा सकता है। तो लिख सकते हैं अपन इसमें 13वीं गाथा भी, 13वीं। ये 21वीं गाथा के साथ में 14वीं और 13वीं। ठीक है, पर थोड़ी और थोड़ी 20वीं में अपन ने थोड़ी ऐसी जो कंट्रोवर्सी मतलब जिसमें ऐसा है ना, तो थोड़ी अपेक्षा साथ में लिख लें कि हम किस अपेक्षा से इसको, क्योंकि कुछ दिनों बाद अपन भूल जाएंगे 13वीं गाथा क्यों मिलाइए, थोड़े दिन बाद हो जाएगा। हाँ, इसलिए वहां थोड़ा सा हिंट उसमें लिख लें। तो 20वीं में भी 14वीं को लेंगे। 20वीं में भी 14वीं सी अपेक्षा। 14, 20 और 21 तीनों लेंगे। हाँ, 20 और 21 दोनों में 14, और 21वीं में 14वीं और 13वीं भी। 13, ठीक। ठीक, आगे 22वीं गाथा। यदि कर्मों का नाश करना चाहते हो तो उसके अनुसार सूत्र का ज्ञाता होकर स्वयं में स्थित रहकर और मन को रोककर राग और द्वेष को छोड़ो। हाँ, बेला जी। इसमें 48 होगी क्या? 48, बढ़िया। और कोई बताना और कुछ इसके अलावा? मीना चाची, इसके अलावा बताना है आपको? नहीं। सरोज भाभी? 56। 56। हाँ 56, ठीक है। और सरोजना अभी आपने नहीं देखा था? निशा आंटी? मैंने 47 और 48 दो को मिला है। हाँ, 47 और 48। 56 में तो ये माँ चिट्ठ माँ जंपह, और 57 से सभी सहमत है? 47। हाँ, आपको कुछ और 47 कहना और है? 48। नहीं, मैंने 47 लिखा था इसलिए मैं बोल रही थी कि 47 लिखा है। 47 में क्या है? वो भी हम पे मोक्ष है। झाणे पाउण दी हाँ, जम्मुनी नियम। तम्हा पयत चित्ता। मैंने 48 में तो है ही माँ चिट्ठ है, माँ है, वो वाली जो है। हाँ, 48 तो है ही। मैंने 48 नेक्स्ट वाले में लिखी थी, इसमें मैंने 47 लिखी थी। पता नहीं 47 नहीं ठीक लग रही है। देखो मैंने उल्टा लिखा है। प्रीति तुमने क्या लिखा है? हाँ भाभी 48 तो बनेगी माँ मुझे माँ रज्जे। हाँ 47 ले सकते हैं बस। हाँ, और जो वो 47 मैंने अगली वाली में लिखी है, 23 नंबर वाली में।
नहीं, उसमें माँ चिट्ठे वाली आएगी, आत्मा आत्मा में रहे, वो वाला आएगा ना। 47 और 56, वो 47 इसमें कह रही है ना भारती आंटी। 22 नंबर में 48 और 57, ठीक है। 47 का जो विषय है, मतलब वो ऐसा डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन उसको देखें तो वो इसमें आ जाएगा। तल्लद्धिये तम्मा तत्तीय निर्दा, जो है ना वो ये जो सेकंड लाइन है उस आधार पे 47 को ले रहे हैं। और 23वीं जो है अगली गाथा लघु द्रव्य संग्रह की, जो आत्मा विषयों में प्रवर्ते हुए मन को रोककर अपने आत्मा का आत्मा द्वारा ध्यान करता है, इसमें ये 47 और 56 ये दो मैंने लिखी है। आप लोग बताएं और क्या। विनीता आंटी कुछ और बता रहे हैं आप? दीदी 23 नंबर में मैंने 56 नंबर गाथा लिखी है। हाँ, वो 47 इसलिए कि ये जो इसमें है ना भाई, आत्मा, या तो 57 कह रहे थे क्या आप अभी? कर लीजिए सदा हो तो 57 वो है। 57 नहीं 56, वो जो है ना अप्पा पम्मी रहो, वो वाली हाँ, नंबर में थोड़ा गड़बड़। वो तो निश्चित ही है। हाँ 56 नंबर की है या पाप मेरा वो वाली, हाँ हाँ, अप्पा है ना? पम्मी रहो। हाँ, तो वही बनती है। और दूसरी कौन सी बताना चाह रहे हैं आप? 47 जो है ना दुवी हम्पी मोक्ष ही हूँ। हाँ जी, वो आप उसमें कह रहे हैं क्या 22 में? वो फिर भी नहीं बन रही, वही बन रही है 48 नंबर में भी। 22 में नहीं, 23 में, 23 में। 23 में तो एक बन रही ना, 56 ही बन रही है। वो वो कौन इसमें सी भी बना लिया? चित्त को एकाग्र करके, ये जो है ना देखिए 47वीं गाथा की जो सेकंड लाइन है ना, तमहा पयत चित्ता, हाँ जी, और इसमें भी 23वीं गाथा में भी है चित्तम धारे तू अपनो अप्पा जाई। हाँ तो ठीक है, फिर आप 57 कहो ना, 57 बन रही है इसमें। 57 नंबर है ये, कर लीजिए सदा वही। 57 तो है, 57 को अपन ने पीछे लिया है 22 में। 57 लिया है, 47 आपने दोनों भाषा बोली है, अभी 47 बोली है मुझसे। देखो सुनो, मैं फिर से बता रही हूँ मैंने क्या बोला है। हाँ 22 में 48 और 57, हाँ, तो ये नहीं 22 लिखा। में हाँ 22 में 48 और 57, और 23 में 47 और 56। वो 47 नहीं जच रही मुझे अभी, उसमें हाँ भी। भाई, और बताएं, आप लोगों को नहीं जच रही है किसी को? क्यों नहीं जच रही है? मैंने अपने जचाने का कारण बता दिया आपको, अब आप अपना कारण दीजिए कि इसलिए नहीं जच रही है ये। बोलिए प्रमिला जी। वो वहाँ टॉपिक है कि ध्यान में निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, और यहाँ है मन को रोक कर, तो वो माँ मुझे तो जमता है, बट 23वीं गाथा में ये हाँ 23। देखो, वहां अपन ऊपर वाली लाइन को गौण कर रहे हैं, नीचे वाली लाइन से ही मिला रहे हैं, इसलिए वो मिलती भी लग रही है। वो दुवी हम्पी मोक्ष है उनको गौण कर दें तो ध्यान के काल में ही जीव मोक्ष मार्ग प्राप्त करता है। इसलिए मतलब प्रेरणा यह है कि ध्यान का अभ्यास करो, हाँ ये प्रेरणा है। और यहाँ पर भी यही प्रेरणा है कि जो आत्मा विषयों में प्रवर्ते हुए मन को रोकर अपने आत्मा का आत्मा द्वारा ध्यान करता है, मतलब वो आत्मा के ध्यान की ही प्रेरणा है। आवाज आ रही है आप लोगों को? सही है तब। इस अपेक्षा से लिखा है, तो उसको थोड़ा गौण रूप में कर दें। 47वीं को नहीं जम रहा है तो, और 56वीं तो सब सहमत है ही। और 22वीं गाथा में 48 और 57, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है? मुझे अगर आप नेटवर्क मेरा स्लो लग रहा है, आप लोगों की आवाज भी मुझे नहीं आ रही है। कोई आप बोल अगर रहे हैं? 23 में, आप अगर 23 के अंदर में जिस इंटेंशन से बोल रहे हो, तब तो वो सही लग रहा है 47। आवाज गया, नेटवर्क शायद।
हाँ, आवाज आ रही है आप लोगों को? मुझे नहीं पता, आप कुछ बोल रहे थे प्रमिला जी, आप बोलें क्या, क्योंकि मेरा बहुत देर से नेटवर्क चला गया, मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी। आप आगे का भी 1-2 गाथाएं बची हैं, आप बताएं आपका व्यू। अनम्यूट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे? आप हैंड रेज करिए, ऐसे नहीं। हाँ, अब अनम्यूट करिए। कुछ नहीं बोलना, आप आगे कंटिन्यू करो, फिर रह जाएगा। हाँ नहीं, बस इनका भी बता दीजिए आप, 24 गाथा में क्या आपने लिया है? 24 के अंदर में एक तो ये 39 को लिया, क्योंकि इसमें दिया है जीवादि को सम्यक प्रकार से जानकर, तो निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं से उनको सम्यक प्रकार से जानकर, इसलिए 39 लिया है। और जो व्रत तप श्रुत में धुरंधर 57 भी ले सकते हैं। ठीक है। और कोई? प्रीति, अब आप लोगों को हैंड रेज वैसे करना पड़ेगा, तभी अनम्यूट कर पाऊंगी मैं। बोलो प्रीति। हाँ, मैंने तो भाभी उपाध्याय और साधु परमेष्टि वाली ली थी। उपाध्याय जो है वो तो उपदेश दे रहे हैं हमको, धम्मो वदेक्षणे निर्दो, आदि का यथार्थ वर्णन, और जो साधु हैं वो मतलब दंसन नान समगम, उसमें पूरी तरह से परिपूर्ण है दर्शन और ज्ञान में। तो उन साधुओं का हमारा नमस्कार हो, तो नमस्कार सबको ही किया है इसमें, एक तरह से उनको नमस्कार वाली गाथा हो गई है, पंच परमेष्टि टाइप की। इसमें उनको मतलब वो इंक्लूड कर लिया है मेरे हिसाब से। देखो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि साधुओं को नमस्कार करके और जीवादि को सम्यक प्रकार से जानकर ये ज्ञान ले लिया, और फिर उसका यथार्थ वर्णन किया है, और श्रद्धान की बात इसमें गर्भे समझना, और फिर साधुओं को लेकर वो चारित्र की को भी इसमें ले रहे हैं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, कल अपन अर्थ करते समय नहीं कर पाए थे, वो भाव ख्याल में नहीं रहा उस समय, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों को इसमें लेना चाहते हैं वो। और साधुओं को अकेला नमस्कार केवल अकेला साधुओं को ही नहीं है, वो पंच परमेष्टि को जिन्होंने वर्णन किया है, वो पंच परमेष्टि उसमें शामिल होंगे। तो वैसे साधु परमेष्टि और वो वाली गाथा भी ले सकते हैं, और 39 भी ले सकते हैं, और वैसे लें तो वो पूरी जो पंच परमेष्टि वाली सारी गाथाएं हैं वो भी ले सकते हैं। और कोई देखें, भारती आंटी आपने क्या लिया है, बोलिए। मैंने पंच परमेष्टि का ही लिया, पूरी 5 गाथाएं। ये पहले तो मैंने सिर्फ 55 और 54 सोची थी, लेकिन अभी जब आपने जब बोला तो मेरे को लग रहा है पूरा पंच परमेष्टि का, मेरे को जो लग रहा है। निशा आंटी आप बोलिए, हैंड रेज करिए निशा आंटी। हाँ, मैंने पंच परमेष्टि की और ये 57 गाथा ली, 57 नंबर। इसमें मतलब क्या है कि सबके अलग अलग आ गए हैं व्यूज, क्योंकि एक्चुअल में डायरेक्टली तो गाथा मिल नहीं रही है। विनीता आंटी आपने कौन सी ली है, हैंड रेज करिए आप, ऐसे नहीं वैसे करिए, नहीं मुझे आप, चलिए मैं ढूंढती हूँ आपका नाम। हाँ, ध्यान में धुरंधर साधु उसका मनन करते हैं, इसका मतलब सिंह रूपी केसरी को ध्यान में डाला मैंने, मोह रूपी ध्यान में डाला, मोह रूपी केसरी को ध्यान में डाला, केसरी रूप सिंह मतलब धुरंधर हो। तो 57 गाथा लिया ना आपने उसमें? 57 नंबर लिए, इसीलिए मैंने उसको ध्यान को उसमें डाला है, उस ध्यान से मोह को जीता जाता है। 57 भी ज्यादा नजदीक लग रही है, क्योंकि वो जो और सिंह और ये वाली जो बात है ना, वो काम ऐसा हो रहा है, काम जो होने की बात है ना, उसमें चारित्र हो रहा है,
वो 57 नंबर गाथा से पलता हुआ दिख रहा है। तब सुध वदमम चेदा जान रहा धुरंधरो हवे जम्मा। तो मतलब इसमें 39 को भी ले सकते हैं अपन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के आधार पे। वो तो पहली लाइन आई जाती है उसमें, पहली हाँ, लाइन। और जो साधुओं को नमस्कार हुआ तो पंच परमेश्वरियों के नमस्कार स्वरूप वो पंच परमेश्वरी वाली गाथाएं भी ले सकते हैं। हाँ जी, और जो इसमें हाथी और सिंह की बात है तो उसके अंतर्गत अपन 57वीं गाथा, ठीक है, सारी गाथाएं इसमें शामिल मानेंगे। और फिर 25वीं गाथा तो अंतिम गाथा है, वो 58वीं गाथा के समान ही है, तो उपसंहार की जो गाथा है। इस तरह से वो तो 58 से मिलती है, 58 से मिलती है, ठीक है ना। इसमें तो सब एक मत है मेरे हिसाब से। चलिए, अब किसी को कुछ और कहना हो इस संदर्भ में, मतलब सहमति नहीं हो तो हैंड रेज करें। ये आप लोगों के पुराने रेज हैंड है, प्रीति, प्रमिला जी, भारती आंटी, आपको कहना है, अब बोलना है अभी? ठीक है, 1 मिनट, बोलिए प्रमिला जी। आप जैसे बोल रहे हो ना दर्शन ज्ञान चारित्र, तब तो आप देखिए 41 सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, और 46 निश्चय चारित्र। हाँ, 46 भी मैंने बोला था, मतलब लिखा है मैंने 46 भी उसमें। तो मतलब इसमें क्या है, काफी जो लास्ट की जो गाथा है ना वो सारी काफी इसमें गर्भित हो सकती हैं, भाव अगर अपन उसको देखें तो। 41 है जीवादि सतहरणम, हाँ, और 46 है बहिरबंतर क्रिया रूप। हाँ, बोलो प्लीज। दर्शन ज्ञान चारित्र। ये तब शुद्ध वधवम वाले से कैसे मिल रही है, वो समझ नहीं आया। वो ध्यान रहे, वो है ना ध्यान की धुरंधर, मतलब वो जो उसमें क्या बोलते हैं पुरुषार्थ का भाव है, वो पुरुषार्थ का भाव यहाँ पे ये जो मोह रूपी हाथी को जीतने के लिए सिंह के समान है, वो पुरुषार्थ समान दिखाई दे रहा है, इसलिए उससे मिल रही है। इसमें साधु के लिए वो बताया है ना ये वाली चीज तो। हाँ, साधु के लिए बताया, लेकिन साधु भी तो वो ध्यान करते ही है ना। अब एक्चुअल में क्या है, डायरेक्टली एक से तो मिल नहीं रही है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ भाव लेके अपन उसको मिला रहे हैं, वो है बात। चलिए फटाफट बोलिए, अपना समय हो गया, बोलिए। 45 और 46 दोनों आ जाएगी ना चारित्र में, तो व्यवहार चारित्र का 45 में बताया है। पर यहाँ व्यवहार चारित्र की बात मुख्य नहीं है, निश्चय चारित्र की ही बात मुख्य है। इस अपेक्षा से वो एक गाथा ही देख रहे हैं। अच्छा, इससे 46 की आएगी। हाँ नहीं, ये मैं पूछ रही हूँ, फाइनली फिर ये हुआ ना कि पंच परमेष्ठी की भी और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की वो 3 गाथाएं ये हाँ, लेनी है ना। हाँ, तो पंच परमेष्ठी में 50 से 54 तक की पूरी 5 गाथाएं आएगी। हाँ, और 5 को सिर्फ साधु का ले तो नहीं, 5 को लेना है। देखो, साधु तो फिर वो बोलते हैं उपलक्षण है, साधु अकेले को नमस्कार के, क्योंकि उपदेश देने की बात कही है ना, ये जिन्होंने उपदेश दिया है, वर्णन वही किया है, उपाध्याय और साधु, तो वर्णन तो फिर अनंत भगवान ने भी किया ही है ना, इसलिए फिर वो सामान्य रूप से कहेंगे तो सबको गर्वित कर लेंगे, ऐसा अपेक्षा से। तो 39, 46, 50 से 54 और 57 ये सारी आ जाएगी। हाँ, 41 भी ले सकते हैं, मतलब और जो इस तरह के भाव वाली रत्नत्र वाली है वो इसमें ले सकते हैं। हाँ, चलिए, इस तरह से ही अपना लघु द्रव्य संग्रह और वृहद द्रव्य संग्रह सहित लघु द्रव्य संग्रह ये आज यहाँ अपना संपन्न हुआ है। अभी एक अपना और कार्य बाकी है, जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर डिस्कस है ना, तो मंडे से तो अपन कार्तिकीय अनुप्रेक्षा शुरू करेंगे, और मंडे को अगर आप लोग चाहें तो कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की क्लास के बाद आधा पौन घंटा बैठ के वो पेपर डिस्कस जो रुकना चाहें तो अपन कर लेंगे, क्योंकि फिर अब बीच में कार्तिकीय अनुप्रेक्षा शुरू करने के बाद में बीच में फिर वो तो अलग से होगा नहीं, तो मंडे को थोड़ा टाइम अगर अपन देंगे तो वो कर सकेंगे। और ये वृहद द्रव्य संग्रह हमने यहाँ
इस ग्रंथ के आधार पे पढ़ा है और जो कुछ भी इसमें वर्णन आचार्यों द्वारा किया गया था उस हिसाब से हमने प्रतिपादन किया है। कुछ भी शोक्षम की कमी के कारण या शब्दों की टंग स्लिप होने के कारण जो कुछ भी अशुद्ध इसमें रहा हो, मेरे से अशुद्ध कहा गया हो, तो वो सब मेरी गलती जान के आप लोग सुधार लेना, शुद्ध करना और जो शास्त्रों के आधार पे जो प्रमाण किया गया हो उसी को यथार्थ समझना। अभी समय बहुत हो गया, आप लोगों के हैंड बहुत सारे रेज हो रखे हैं, क्या बात है? कुछ अभी इससे विषय से संबंधित है या कुछ और बात है? तो एक बार क्लास को बंद कर देते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है? जय श्री राम।